नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से पीएफआई को लेकर के पक्ष और विपक्ष में वार छिड़ा हुआ है और इसमें चिराग पासवान का एक बार फिर से मोदी प्रेम बीजेपी प्रेम छलक गया है। चिराग पासवान ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्या कुछ कहेंगे विनीत जी? नहीं, ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कदम का स्वागत किया है, मुझे लगता है कि हर किसी को राजनीति से ऊपर उठ के इस कदम का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो भी संगठन या कोई व्यक्ति देश में अराजकता फैलाने का काम करता है, देश में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, और पीएफआई मुझे लगता है कि दिल्ली में रॉयट में भी उनका नाम आया था, फुलवारी शरीफ में जो छापा मारा गया एनआईए के द्वारा उनमें भी आपका नाम आया था। जो डॉक्यूमेंट जो पाए गए हैं वो जो है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को दिखाता है वो। तो ये जो राजनीति हो रही है कि क्यों उनको बैन किया गया है, मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में अगर कोई बात करता है कोई भी पार्टी, तो ये सब चीज़ नहीं सोचना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की तरह ही जो ये बैन लगा है 5 साल के लिए, उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देखिए राष्ट्र है तभी हम और आप हैं, और तभी आप राजनीति कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, दुर्भाग्य की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री को लेकर के भी राजनीति होती है, देश है, प्रधानमंत्री है तो सब कुछ है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। और जब यह साबित हो गया, चूंकि गृह मंत्रालय एनआईए किसी निष्कर्ष पर जब जांच के बाद पहुंचती है तब जाके किसी पर बैन की बात होती है, वैसे में इस मुद्दे पर भी राजनीति होना कहाँ तक उचित? ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, क्योंकि एनआईए ने अगर साक्ष्य और सबूत जुटाए हैं, तो अगर मान लीजिए कि पीएफआई इस बैन के अगेंस्ट में कोर्ट को अप्रोच कर सकता है तो उनका बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है। तो अगर साक्ष्य और सबूत पर्याप्त नहीं है तो मुझे लगता है कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय देगा। लेकिन जो स्थिति जो बाबरी विध्वंस के बाद जो पीएफआई का जो ये हुआ है, निर्माण हुआ है, उसके बाद से मुझे लगता है कि जहां भी इनका नाम आया है, इनका हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों में ही शामिल होने का नाम आया है। तो बिना पुख्ता सबूत के मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने कोई भी ऐसा कदम उठाया होगा। हाँ, अगर उनको लगता है कि उनके साथ कोई गलत कार्य हुआ है तो कोर्ट तो है ही जहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। लगातार जब देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने की जब बातें सामने आई है, पूरी तरह से जब जांच पुख्ता कर लिया एनआईए ने, तब जाकर के इस पर बैन लगाया है। बिल्कुल। और इस पर आपने जो कहा कि कोर्ट में जाने का ऑप्शन है, लेकिन इस पर जो बहस होनी चाहिए, बात आ जा रही है आरएसएस पर बैन करो भाई। नहीं, देखिए ये थोड़ा समझना होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन विशेष अगर देश को तोड़ने की बात करता है, जो आरएसएस हो, पीएफआई हो, चाहे ऐसा कोई भी संगठन हो, उस पर बैन लगना जरूरी है। उसकी गतिविधियों को रोकना बिल्कुल अनिवार्य रूप से कारगर होना चाहिए। अगर आरएसएस के विरोध में ऐसा कुछ निकल के आए, आरएसएस भी अगर किसी देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, आप राष्ट्र से कोई भी सर्वोपरि नहीं है, चाहे कोई संगठन हो या कोई व्यक्ति हो, राष्ट्र सबसे ऊपर है। और उसको तोड़ने के लिए कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा, उसके खिलाफ सरकार खड़ी होगी, उसके खिलाफ हमारे जैसे आपके जैसे लोग जो हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, उसके विरुद्ध खड़े होंगे। क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हम हो, आप हो, सब कोई देश है तो हम आप हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर यहाँ वही सवाल आ जाता है कि चिराग पासवान से बीजेपी की लगातार दूरियां बढ़ती रही हैं, और चिराग पासवान ने कई जगहों पर यह कहा है कि मैं अभी किसी गठबंधन में नहीं हूं, ना महागठबंधन में, ना एनडीए में। लेकिन रह रह कर चिराग पासवान का बीजेपी प्रेम छलक जाता है। अभी भी पीएफआई को लेकर के जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी राहत देने वाला है। अनिल भाई, दोनों चीज़ को जोड़ के नहीं देखा जाए। चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, देशभक्त आदमी हैं, तो उनको मालूम है कि देश है तभी राजनीति चलेगी जी, और तभी आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। तो ये बीजेपी का प्रेम नहीं झलक रहा है, ये चिराग पासवान जी का एक देशभक्त प्रेम झलक रहा है जी, देशभक्ति का जो प्रेम जो आपने कहा आपने, वो दिख रहा है। और उसके मद्देनज़र ही उन्होंने ये बात कही है कि कोई भी संगठन ऐसा काम करे जो अराजकता फैलाए, जो देश में सामाजिक समरसता को तोड़े, उसको बैन करना अति आवश्यक है।
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बीजेपी से प्रेम झलक रहा है, दोनों को जोड़ा नहीं जाए। लेकिन विनीत जी, कुछ दिन पहले ही आपसे बात हुई थी, चिराग पासवान का केंद्र में मंत्री बनना करीब करीब तय था। क्या समीकरण हुआ? इधर जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी चले गए, उसके बाद से चिराग पासवान की एनडीए में पूछ बढ़ गई। चिराग पासवान कुछ अपना वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कुछ जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके, कि क्या आखिर बात क्या है? क्योंकि चिराग पासवान का कहीं ना कहीं पूरी तरह से तय था कि इस महीना में उनको केंद्र में मंत्री बनना है। मार्केट में वैल्यू तभी बढ़ता है जब आपकी पूछ बढ़ती है, आपकी साख बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है। जी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो ताकत, जो संगठन का जो विस्तार हो रहा है, डेली बढ़ रहा है, डेली और एक्सपोनेंशियल जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ हो रहा है, उसको देख के हर पार्टी आज से नहीं, साल डेढ़ साल से हम लोग को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे में आ जाइए, हमारे में आ जाइए। लेकिन जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अभी पूरा हमारा जो फोकस है वो संगठन के विस्तार पे है। तो जब साख बढ़ेगा तो लोग आपको पूछने आएंगे ही, बार्गेनिंग करने में बनेगा। चीज़ें क्या हैं, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, उस समय अभी जो 6 महीना है और राजनीति बिहार के परिदृश्य में और राष्ट्र के परिदृश्य में थोड़ा सा उथल पुथल आएगा, लेकिन जब आएगा तो आपको ही मालूम होगा, हमको ही मालूम होगा। विनीत जी, लोकसभा चुनाव अब सामने है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट चिराग पासवान लेना चाह रहे हैं। इसी कारण आपने देखा अभी आपका जो कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन था, प्रशिक्षण शिविर राजगीर में 3 दिनों का था, उसमें जो भीड़, जो समर्थन चिराग पासवान को मिला, निश्चित ही इससे आप लोग का मन बढ़ा होगा और बार्गेनिंग करने में आप लोग को मजा आएगा बीजेपी से लोकसभा चुनाव। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो राजगीर में जो भीड़ उमड़ी थी वो बहुत उत्साहवर्धक थी और कोई भी पार्टी चाहेगा कि जब हम चुनाव में जाएं या किसी गठबंधन में जाएं तो हमारा जो बार्गेनिंग पावर हो ज़्यादा हो। कोई भी पार्टी चाहे कि ज़्यादा सीट पे हम कंटेस्ट करें, ज़्यादा सीट पे हम लड़ें ताकि हम ज़्यादा सीट जीत के जा सकें। इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब राजनीति में तो कोई ये काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारा बस एक ही मंतव्य है कि हम जो भी काम करें वो बिहार और बिहारियों के उत्थान के लिए करें। तो हमारी अगर पूछ बढ़ी है, क्योंकि हमारा साख बढ़ा है, हमारी संख्या बढ़ी है, तो आने वाला समय किस करवट में बैठेगा वो देखने वाली बात होगा। लेकिन हाँ, आज के संदर्भ में बात करूं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से बेहतर पार्टी मुझे बिहार में कोई नहीं देखता है, जो कि बिहार और बिहारियों के लिए सिर्फ कार्य कर रहा है, जो सोच रखता है, जो कार्य करता है और आगे भी करने की बात करता है। ये नहीं, पास एक विजन। जी बिल्कुल। चिराग पासवान क्या बिहार के उत्थान के लिए चर्चा से हाथ मिला सकते हैं? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। राजनीति में कहा जाता है कि हठ नहीं चलता है, राजनीति में हर चीज़ संभव है। वैसे में आप लोग ये हठ क्यों करके बैठे हैं कि चर्चा के साथ नहीं जाएंगे, जबकि आप लोग तीनों अगर मिलते हैं तो बिहार में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद जो कमजोरी, जो रिक्ति पैदा हुई है वो दूर हो सकती। मेरा एक सवाल आपसे है कि आप ये बताइए कि पशुपति पारस जी के पास अपनी शाख क्या है? क्या उनके पास रामविलास पासवान का नाम है, इससे बड़ी शाख क्या हो? बस वही है। उसी नाम पे वो किसी को ब्लैकमेल करके आज वहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हक मार के वहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा जब वो जनता में जाते हैं, अपने वो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पे देखिए कैसे उनके साथ व्यवहार होता है। हमने कई पब्लिक तो आप ये बताइए कि उनके, और ये भी जानना चाहिए आपको कि कितनी बार जाते हैं वो संसदीय क्षेत्र। अगर उनके आने से बिहार की भलाई होती तो बिहार अभी बहुत आगे बढ़ता या अग्रसर रहता। तो मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा सा औचित्यपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि उनके आने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। काम वही कर सकता है जिसके पास एक विजन हो, जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसके पास एनर्जी, ऊर्जा से लबरेज हो और जो सच में बिहारी होने में गौरव महसूस करता है। प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल आपसे हम यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव लगातार लगे हुए हैं और दोनों का जो चेहरा है, देश स्तर पर इन लोग का वैल्यू है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने देखा होगा सभी विपक्षी नेताओं से मिलना। लेकिन सोनिया गांधी से जब ये लोग मिले तो वो भाव नहीं मिला हमारी समझ से जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए। अनिल भाई, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और आप क्योंकि प्रबुद्ध पत्रकार हैं आप सोनिया गांधी को ही क्यों लेते हैं? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को किसी ने भाव नहीं दिया। आप देख लें, हरियाणा में देवीलाल जी के जयंती पे जब चौटाला साहब ने 17 पार्टी के शीर्ष नेताओं को बुलाया था, मात्र वहाँ 5 लोग पहुँचे। तो नीतीश कुमार जी को कोई भी भाव दे नहीं रहा है। ये ज़बरदस्ती, पहले तो इनको
अपने से टाइम नहीं मिलता है तो अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव को आगे करते हैं, उसके बाद से भी जाते हैं तो कोई उनको तवज्जो नहीं देता है। तो कहते हैं ना कि कहीं का गिट्टी कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन होने वाला कहीं नहीं है चीज़। और ये बात मान लीजिए कि 2024 में नीतीश कुमार जी की ऐसी भद पिटने वाली है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आप राजनेता के रूप में बात कर रहे हैं, लेकिन आप दूर दराज गाँव क्षेत्र में जाइए, वहाँ पूछिए कि जो नीतीश कुमार जी ने किया है वो क्या उचित है। हर आदमी नीतीश कुमार जी को गाली दे रहा है, क्योंकि 17 साल में आज जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कहीं पूछा है क्या ज्वाइनिंग होगी उनकी, कि नियुक्ति पत्र बांट के भी 2-3 साल चला गया। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपको एक चीज़ मानना होगा कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से बिहार में आप 2 अंक में नहीं जा पाएंगे लोकसभा चुनाव। नहीं, हम 2 अंक में कौन? आप अगर एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, यदि चिराग पासवान जाते हैं तब, नहीं जाते हैं तब भी, मैं बीजेपी की आपका अगर बात कर लें तो बीजेपी यहाँ 2 अंक में नहीं जाएगी, चाहे चिराग पासवान साथ हो या उनसे अलग हो। नहीं, मुझे ये एनालिसिस समझ में अनिल भाई नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि जो बीजेपी या एनडीए, वो बात की बात है कि हम किसके साथ जाते हैं। अब हम तो समय बताएं, अब हमें हटा दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एनडीए का थोड़ा सा अगर आप डेमोग्राफिक एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि एनडीए 2 अंकों में जाएगी और बढ़िया परफॉर्म करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को आप इग्नोर कर सकते हैं बिहार में? नहीं, अभी वही बात करें, आप जनता को बिल्कुल नकार दे रहे हैं। बिहार की जनता जो साक्षरता, जो भले रेट 65% 66% है, लेकिन जनता जो है बिहार की राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। उसको मालूम है कि लालू जी 15 साल और नीतीश जी 17 साल में बिहार को कहाँ पहुँचा दिया है। तो जनता को अब जातीय समीकरण में आज का समय 20 साल पहले के समय से अलग है। तो आप उसको और जनता को आप इतना बेवकूफ़ नहीं समझे सर, क्योंकि लेकिन प्रोफेसर साहब, यही नीतीश कुमार कहा करते थे कि 15 साल पहले का बिहार क्या था, अपने बुजुर्गों से, अपने गांव के पुराने लोगों से पूछिए, और आज उन्हीं के साथ। अरे वही तो कह रहे हैं कि जंगल राज जो शब्द जो उन्होंने क्वाइन किया था, नीतीश कुमार जी ने किया था, याद है आपको? उनके नाम पे डरा डरा के वोट मांगा गया, और ऐसे पलटू राम है सर। मुझे तो शर्म आती है, हालांकि मैं मुझसे बहुत बड़े हैं, अनुभवी भी हैं, लेकिन किस चेहरे से वो जनता के पास जाते हैं, वो फेस करते हैं आप जैसे मीडिया बंधुओं को। मतलब कि कितनी बार पलटी मारिएगा। तो मैं वही कह रहा था, अपनी बात अपने खत्म नहीं कर रही थी मुझे, कि जनता को हम लोग बेवकूफ़ ना समझे। जनता इस बात को समझती है कि केवल सत्ता लोलुप होकर ये लोग पलटी मारते हैं। जिसके विरोध में आपने वोट मांगा, आज उन्हीं के साथ अब खड़े हो गए। डेमोक्रेसी की यही विडंबना है। लेकिन याद कीजिएगा, जनता जनार्दन है और इस बार जनता बिल्कुल चुकेगी नहीं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता सब समझती है और समय आने पर जवाब देगी। और यदि किसी के पास विजन है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में चिराग पासवान के पास है, युवाओं से लेकर के सभी वर्गों के लिए। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।